प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम महिपाल है और मैं राजकीय महाविद्यालय जुलाना में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज का हमारा विषय है आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। सबसे पहले हम आदिकालीन हिंदी साहित्य पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से 1375 तक का साहित्य आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इस कालखंड में विभिन्न कवियों, नाथों, सिद्धों ने अपने काव्यों से हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल में रासों काव्यों की अधिकता तथा उनमें वीरता की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर इसका नाम वीर गाथा काल रखा है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह नाम उचित प्रतीत नहीं होता। जब हम हिंदी साहित्य के आदिकाल का व्यापक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, तब हमारे सामने इस काल के साहित्य की निम्नलिखित प्रवृत्तियां उभर कर सामने आती हैं। नंबर 1 बिंदु है ऐतिहासिक संदिग्धता। आदिकाल में विभिन्न कवियों ने जो साहित्य रचना की है, उनमें से अधिकतर रचनाएं किसी न किसी प्रकार से इतिहास से संबंध रखती हैं, परंतु उनमें से अधिकतर रचनाएं जैसे पृथ्वीराज रासो, बिचलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, हमीर रासो आदि इतिहास की दृष्टि से काफ़ी संदिग्ध हैं। इनमें से कोई रचना घटनाओं की दृष्टि से, कोई समय की दृष्टि से, कोई भाषा की दृष्टि से, तो कोई पात्रों की दृष्टि से संदिग्ध है। बिंदु नंबर 2 है वीर रस प्रधान काव्य। आदिकालीन रासो काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता इसका वीर रस प्रधान होना है। इस काल में चूंकि भारत के विभिन्न राज्यों पर विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण होने लगे थे और ये आक्रांता न केवल यहाँ लूटपाट करते थे, अपितु यहाँ अपना राज्य भी स्थापित करना चाहते थे। अतः इस युग के प्राय प्रत्येक कवि ने अपने अपने राजाओं व प्रजा में जोश उत्पन्न करने के लिए वीर रस प्रधान काव्य की रचना की है। पृथ्वीराज रासों में चंदबरदाई पृथ्वीराज को गौरी का वध करने के लिए उकसाते हुए कहते हैं, 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ताऊत पे सुल्तान है मत चूके चौहान। परंतु ऐसा नहीं है कि इस काल के काव्यों में अन्य रसों की कमी हो। श्रृंगार रस भी इस काल का प्रमुख रस रहा है। संदेश रासक, बिचलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आदि सभी में इसके दोनों पक्षों का व्यापक चित्रण हुआ है। इसके अलावा इस साहित्य में स्थान स्थान पर नव रसों का प्रयोग भी हुआ है। बिंदु नंबर 3 आश्रयदाताओं का यशोगान। इस काल का लगभग प्रत्येक कवि दरबारी कवि है। अतः दरबार में राजा तथा सामंतों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने अपने अपने राजा की युद्ध वीरता, धर्म वीरता, दान वीरता, कर्म वीरता तथा श्रृंगारिकता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। कोई भी कवि इसका अपवाद नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिसका खाना उसी का गाना। आश्रयदाताओं का यही काम था। बिंदु नंबर 4 है राष्ट्रीयता का अभाव। हिंदी साहित्य का आदिकाल वह कालखंड है जिसमें संपूर्ण भारत विभिन्न देशी रियासतों में बंटा हुआ था। 50-50 गांवों को मिलाकर भी राज्य स्थापित हो गए थे। चूंकि ये राजा अपने अपने स्वार्थों के कारण
एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, अतः इनके आश्रित कवियों ने अपने अपने राजा की प्रशंसा में काव्य की रचना कर जहाँ अपने कूप मंडूक होने का परिचय दिया, वहीं उन्होंने जयचंद जैसे राष्ट्रद्रोही राजा की भी प्रशंसा कर डाली। इन कवियों के लिए अपनी रियासत ही राष्ट्र थी। इनके लिए अखंड भारत की सत्ता का कोई महत्व नहीं था। अतः कहा जा सकता है कि इस काल के काव्य में व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव था। बिंदु नंबर 4 के बाद हम करेंगे बिंदु नंबर 5, काव्य रूप। काव्य रूप से अभिप्राय काव्य के प्रबंध अथवा मुक्तक होने से है। इस आधार पर इस युग की अधिकांश रचनाएं प्रबंध काव्य की हैं। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो महाकाव्य हैं। संदेश रासक खंड काव्य है। हालांकि विद्यापति और अमीर खुसरो का काव्य मुक्तक रूप और गीति काव्य के रूप में भी हमारे सामने उपलब्ध है, परंतु इस युग में साहित्य केवल काव्य के रूप में ही मिलता है। गद्य साहित्य इस काल में नहीं मिलता। बिंदु नंबर 6, वस्तु वर्णन। वस्तु वर्णन से अभिप्राय कथानक को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न वस्तु व दृश्यों के वर्णन से होता है। इस काल का प्राय प्रत्येक कवि वस्तु वर्णन करने में दक्ष है। प्रायः सभी कवियों ने अपने काव्यों में नगर, वन, पर्वत, प्रकृति के विभिन्न रूप, युद्ध का मैदान, रणसज्जा, विवाह, नक्षिक वर्णन, जलकेली, आखेट आदि सभी का उत्कृष्ट वर्णन किया है। बिंदु नंबर 7, धार्मिक एवं लौकिक साहित्य। ऐसा नहीं है कि इस काल में केवल वीर रस का ही काव्य लिखा गया हो। इस काल में विभिन्न कवियों ने धार्मिक एवं लौकिक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा है। जहाँ जैनों, सिद्धों और नाथों ने इस काल में विभिन्न पौराणिक आख्यानों के आधार पर पद्म चरयु, भविष्यत कहा, भरत बाहुबली रास जैसे धार्मिक साहित्य की रचना की, वहीं अब्दुल रहमान का संदेश रासक, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो का काव्य लौकिक साहित्य की छटा बिखेरते हैं। बिंदु नंबर 8, भाषा शैली। इस काल में हालांकि अपभ्रंश भाषा में भी साहित्य रचना की गई है, परंतु इस काल के काव्य की भाषा मुख्यतः डिंगल और पिंगल है। डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल शब्द का प्रयोग राजस्थान के प्रसिद्ध कवि आशियाँ बांकीदास ने अपनी रचना कुकवि बत्तीसी, जो कि 1871 में लिखी थी, पहली बार उसमें किया है। डिंगल किसे कहते हैं? डिंगल जो है, डिंगल भाषा पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप, जिसका अधिकांश साहित्य चारण कवियों ने लिखा है। पिंगल जो भाषा है, पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, जिसका अधिकांश साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखा गया है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, रतन रासो है आदि। ये था डिंगल और पिंगल। वीर रस के समय कवियों की भाषा डिंगल एवं श्रृंगार रस के समय पिंगल होती थी। इस काल में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज, मैथिली
अवधी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कवियों ने अपने काव्यों के वीर रस प्रधान होने के कारण ओज गुण का अधिक प्रयोग किया है। इनके काव्यों में अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों के दर्शन होते हैं। इनकी शैली मुख्यतः भावात्मक, चित्रात्मक तथा ओजस्वी है। बिंदु नंबर 9, छंद। हिंदी साहित्य के इस काल में विभिन्न कवियों ने अपने साहित्य में मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। दोहा, तोटक, तोमर, वीर, कवित, कुंडलियाँ, रोला, उलाला, गाहा, छप्पे, पदरी आदि इनके प्रिय छंद हैं। इनके छंद विधान के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, वैसे तो तलवार की झंकार में तोटक, तोमर और पदरी पर उत्तर आते हैं। वैसे तो तलवार की झंकार पर ये कवि तोटक, तोमर और पदरी पर उत्तर आते हैं, पर जमकर वे छप्पे और दोहों में भी लिखते हैं। ये नहीं है कि तोटक, तोमर और पदरी में ही लिखते हैं, उन्होंने छप्पे और दोहों में भी लिखा है। रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। बिंदु नंबर 11 है आदिकाल अलंकार वर्णन। आदिकाल के सभी कवि अलंकार के प्रयोग में दक्ष हैं। प्रायः सभी कवियों ने अपने काव्यों में शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों का बहुत ही सहज एवं स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है। अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति, अतियुक्ति इनके प्रिय अलंकार है। इस प्रकार आदिकाल का समस्त साहित्य अपने आप में बेजोड़ है। यही वह काव्य है जो आगे चलकर हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो विषय था आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और इसके जो समय सीमा है वो संवत 1050 से लेकर 1375 तक है। हमने यहाँ पर 10 बिंदुओं पर चर्चा की है। बिंदु नंबर 1 है ऐतिहासिक संदिग्धता। बिंदु नंबर 2 वीर रस प्रधान काव्य। बिंदु नंबर 3 आश्रयदाताओं का यशोगान। बिंदु नंबर 4 राष्ट्रीयता का अभाव। बिंदु नंबर 5 काव्य रूप। बिंदु नंबर 6 वस्तु वर्णन। बिंदु नंबर 7 धार्मिक एवं लौकिक साहित्य। बिंदु नंबर 8 भाषा शैली। भाषा डिंगल और पिंगल मुख्य रूप से हैं। बिंदु नंबर 9 छंद और बिंदु नंबर 10 अलंकार। आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं। धन्यवाद।